गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स से जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो कि पैरेलल लाइन और इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी कुछ और उससे रिलेटेड जो टॉपिक रह गया है उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने कल पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसमें अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हमने बताया आपको, तो ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया, सी ले लिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, छोटा छोटा और एक बड़ा सा एंगल बन रहा है। एक एंगल बना AOC, एक बना BOC और एक बना AOB। तीन एंगल बन रहा है। इसी के हेल्प से हम लोग एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है। एडजेसेंट का मतलब क्या था? अगल बगल, आसपास। तो जो एंगल एक दूसरे के आसपास का होगा वही क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। सिंपल से भाषा में समझे तब, मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगल बगल का मतलब क्या हुआ कि इस एंगल के बगल में, AOC के बगल में क्या है? BOC है, इसलिए ये इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पूछे कि AOB का एडजेसेंट AOC होगा क्या? बोलेंगे, मेरे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर AOB एक एंगल है और AOC एक एंगल है, तो क्या AOB और AOC एडजेसेंट है? तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि AOB तो होल है और उसी के अंदर में कोई एंगल है, तो वो उसका एडजेसेंट तो होगा नहीं। AOB के एडजेसेंट के लिए इसके बगल में एक एंगल यहाँ ड्रॉ कीजिए या इसके बगल में एक एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे, तब होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का डिफिनीशन देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या है? AOC और BOC एडजेसेंट है, तो इसमें कुछ कॉमन देखिए क्या है? OC कॉमन है, मतलब एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन क्या है? कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। उसके बाद एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, AOC का वर्टेक्स क्या है? O है। BOC का वर्टेक्स क्या है? O है। तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कॉमन आर्म क्या है? OC है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है। एडजेसेंट एंगल के लिए ज़रूरत क्या है? एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों ही एंगल्स का, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों ही एंगल का, और तीसरा है ये OA और ये OB क्या है? नन कॉमन है, कॉमन नहीं है। तो तीसरा कंडीशन होगा नन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट साइड्स, नन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। नन कॉमन आर्म जो होगा, देखिए, तो AOC और BOC में OC कॉमन है, तो नन कॉमन क्या है? AO और BO। तो ये नन कॉमन है, तो ये AO और BO कहाँ रहना चाहिए? कॉमन आर्म के अपोजिट। तो देखिए, ये है कॉमन आर्म, इसके इस साइड में ये है और इसके इस साइड में ये है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एडजेसेंट एंगल। अब आपसे एडजेसेंट एंगल लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे ये फिगर बना दिया गया, एक यहाँ से एक यहाँ से, वो लेते हैं ABCD, यही हो गया। इतना सारा एंगल बन रहा है और इसमें कहा गया है कि एडजेसेंट एंगल का पेयर आपको लिखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? बगल वाले को लिख लेते हैं। इसके बगल में ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? DOC
और इसका हो जाएगा COB। मिल गया। फिर मेरा नेक्स्ट क्या होगा कि इसके बगल में ये है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका COB का BOA। ये तो हमने लिख लिया, छोटा छोटा 3 एंगल बना, तो इसके बगल में ये और इसके बगल में, तो इसके हेल्प से हमको 2 पेयर मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम छोटा छोटा एंगल को कंबाइन करेंगे। अब हम इस एंगल को एक लेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे, तब इस एंगल का नाम क्या होगा, DOC, और DOC का हो जाएगा COA। ये हो गया। देखिए इस एंगल के साथ इसका रिलेशन तो हम कर चुके हैं, इसके बगल वाले का। अब इस एंगल के साथ बगल वाला हो गया, तो इन दोनों को एक साथ कर दिए। अब इस एंगल से रिलेशन ख़त्म हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों एंगल को एक साथ रखेंगे और फिर इसको, तो इन दोनों एंगल को एक साथ रखेंगे तो नाम क्या होगा, DOB का रिलेशन होगा DOA से। ये हमारा आ गया एडजेसेंट एंगल। और इसमें अब तो लगता है कि कोई छोटा नहीं है। देख लीजिए, छोटा वाले तीनों का रिलेशन से 2 मिला, लिख दिए। इसको बड़ा लेते हुए इसको छोटा एंगल माने और इसको छोटा लेते हुए इसको बड़ा माने। हो गया। यही 4 एंगल जो है आपका एडजेसेंट होगा। ठीक है, इस तरह से मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें कितना एडजेसेंट एंगल था। इसमें मैं इस बार 2 लाइन खींचा था, इस बार मैं 3 लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ABCD EF ये मैंने दे दिया है। ये आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस और बताइएगा कि इसमें कितना हो रहा है। तो एडजेसेंट एंगल हमने कंप्लीट कर दिया। एडजेसेंट एंगल के बाद हमारा टारगेट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर का मतलब आपको पता है, पेयर है मतलब कि 2 होना चाहिए। लीनियर पेयर एडजेसेंट से ही बनता है, एडजेसेंट एंगल के हेल्प से ही लीनियर पेयर बनता है। जैसे ये अगर आपका एडजेसेंट है तो इसमें कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और नॉन कॉमन, तो यही चीज़ रहेगा। लेकिन हम इस नॉन कॉमन आर्म के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नॉन कॉमन आर्म को हम क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए OA है और स्ट्रेट लाइन बनाना है तो यहाँ पे आना चाहिए, तो इस OB को यहाँ से मिटा के हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये लीनियर पेयर। ठीक है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है मेरा OA, ये है OC और ये है OB। ये किसका एग्जाम्पल है, एडजेसेंट एंगल का। हमने बताया एडजेसेंट एंगल के हेल्प से ही लीनियर पेयर बनता है। उसमें हमको करना क्या था, जो कॉमन आर्म रहता है उसको रहने देते हैं, जो कॉमन आर्म रहता है उसको रहने देते हैं। नॉन कॉमन आर्म है OA और OB, तो OA और OB को हम बना देते हैं कि स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा, OA को रहने देंगे, OB को ऐसे मूव करके सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से मैं OB को मिटा रहा हूँ, यहाँ से मैं OB को मिटाऊँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनाना था तो स्ट्रेट लाइन बनाना था तो ये बन गया। देखिए अब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रे OC स्टैंड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये जो एंगल बना BOC और AOC क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर एडजेसेंट के हेल्प से ही बनता है। लीनियर पेयर के बारे में आप जान गए। अब इसका प्रूफ करेंगे कि इसका सम 180 होता है। तो थ्योरम लिखिए,
if a ray stands on a straight line prove that the angle so formed makes the sum 180 डिग्री। इसमें हमको यही करना है कि इफ रे स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करेगा तो प्रूव करना है कि द एंगल सो फॉर्म, तो जो एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लिया जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमने इसमें एक रे ले लिया। अब हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं क्या, यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे लेते हैं बी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये नेमिंग कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि थ्योरम प्रूव करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, गिवन होता है। थ्योरम प्रूव करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन होता है। तो गिवन लिखेंगे। गिवन में वही होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या जो फिगर हम बनाए हैं उसमें दिख रहा है। फिगर में हमको क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे स्टैंड कर रहा है, तो हम यही लिखेंगे गिवन में। AC is a straight line and ray BD stands on it। हो गया, ये रे BD इस पे स्टैंड कर रहा है। टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इस कंडीशन में जो एंगल बना है उसका सम 180 होगा। एंगल क्या बन रहा है, ABD और DBC, इसका सम 180 होगा, ये प्रूफ। तो हम लिखेंगे कि एंगल ABD प्लस DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। देखिए ये टू प्रूव है, मतलब जो प्रूव करना है उसको टू प्रूव में लिखते हैं। अब अगर फिगर जो हमने बनाया है इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन कब करते हैं, जब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हम उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, तब हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसलिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 होगा। यहाँ पे भी कुछ नेम हमको लेना होगा, ई ले लेता हूँ। तो हम कंस्ट्रक्शन किए, एक्स्ट्रा वर्क किए, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इमेजिनरी लाइन होगा, डॉटेड लाइन। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, ई बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए AC पे, तो इस चीज़ को लिखेंगे ड्रॉ EB परपेंडिकुलर AC। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, प्रूफ। देखिए ये प्रूफ कर, किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है थ्योरम को, तो उसके लिए आपको 4 स्टेप चाहिए मैक्सिमम। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। मैक्सिमम 4 स्टेप है। अगर ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तब कितना स्टेप होता है, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ, 3 स्टेप होगा। ठीक है। एक बात और, अगर क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के ही बन रहा है और आपने कंस्ट्रक्शन करके बना दिया तो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, आप उसको पहचान नहीं पाए, आप उसको फाइंड नहीं कर पाए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कोशिश करना है कि उसी के हेल्प से करें। अगर नहीं होता है तब आप कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन किए बिना ही वो बनने वाला है, आपसे नहीं बना लेकिन कोई और बना रहा है, बिना कंस्ट्रक्शन के ही बन गया, सारा डाटा सही लेते हुए, तब आपका सही नहीं माना जाएगा। तो प्रूफ मैं लिखता हूँ। आपको मालूम है कि ये एंगल 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ये इधर भी परपेंडिकुलर है तो इसलिए इस पर भी 90 होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल ABE का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल EBC का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अब हम ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करूँगा मैं इस इक्वेशन को ऐड कर दूँगा क्योंकि हमें तो 180 लाना है ना 180, तो मेरे पास दो 90 है अवेलेबल, तो मैं 180 कैसे लाऊँगा 90 और 90 को प्लस करके। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया। तो ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट में लेफ़्ट को प्लस करते हैं, फिर राइट में राइट को प्लस करते हैं। तो लेफ़्ट में ABC और EBC है तो ABC प्लस EBC हो गया, राइट में 90 प्लस 90। ABE और EBE क्या होगा, देखिए ABE फिगर में ABE को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं तो हमने ABE छोड़ दिया। EBC को मैं समथिंग प्लस समथिंग लिख सकता हूँ, तो EBC को लिखा हमने EBD प्लस DBC इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये आया, हमको दो ही एंगल चाहिए ABD और DBC। ABD क्या होगा, ABD इसका सम होगा ABE और EBD का, तो ABE और EBD को एक साथ लेते हुए हमने लिखा ABD और DBC को वैसे ही छोड़ दिया। इक्वल टू क्या आया 180 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो हम लिया इसके लिए एक एग्जाम्पल, ये है फिगर और ये इस पे रे स्टैंड कर रहा है। ये A है, B है, C है और ये D है। ये दिया हुआ X और ये दिया हुआ है 129 डिग्री। ठीक है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या होगा, हमने अभी भी पढ़ा कि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करता है। तो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे x प्लस 129 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी में दूसरे तरह का क्वेश्चन और क्या हो सकता है, सेम ही फिगर रहेगा। दिया हुआ रहेगा कि एंगल AOB रेशियो एंगल BOC इज इक्वल टू 2:3। फाइंड एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इसको क्या, बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख जाएगा अगर वो वीडियो को ध्यान से देखेगा। और लॉकडाउन उसके लिए शायद संजीवनी के समान हो क्योंकि वो प्राउड फील करेगा कि मैं इसमें डरता था, मैं अब सीख गया हूँ। ध्यान से देखना होगा बस। तो रेशियो दे दिया हुआ है, तो हमने अभी अभी पढ़ा, रेशियो दिया हुआ है तो क्या, लेट द रेशियो प्रेजेंट बी एक्स कर लेंगे। लेट, जब मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहूँगा तो क्या लिखूँ, लेट द रेशियो प्रेजेंट इन द एंगल्स बी एक्स। रेशियो में x ले लिया तो इस कंडीशन में हमारा AOB एंगल क्या होगा, 2 तो था और x प्रेजेंट हो गया तो 2x। BOC क्या होगा, 3 तो था, x प्रेजेंट हो गया तो 3x। ये एंगल कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, 2x हो गया और ये 3x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे,
दोनों का सम 180, अभी तो हमने प्रूफ किया, तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। दोनों का सम 180 क्यों हुआ? तो रीजन क्या होगा? वही रीजन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। AOB का वैल्यू हमारे पास है 2x और ये है 3x, 180 हो गया। 5x का वैल्यू 180, सो x इज इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36 होगा ना, 36। x का वैल्यू 36 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है? AOB और BOC। तो AOB इक्वल टू क्या है? AOB इक्वल टू है 2x, सो 2x 2 इंटू 36 72। BOC भी फाइंड करना है, तो BOC क्या है? BOC है 3x 3 इंटू 36 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ ताकि आपका कष्ट दूर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी इसी तरह का है, एक स्ट्रेट लाइन लिया हमने। आज मैं एग्जांपल पहले से सेलेक्ट करके नहीं रख पाया हूँ, इसलिए खुद से सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने एक ABC, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ACB, रे CD इस पे स्टैंड कर रहा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 5 और इसका क्या 3x प्लस 10 ले लेता हूँ। ठीक है, यही दो वैल्यू दिया हुआ है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू व्हाट? इसमें एंगल ACD और BCD का वैल्यू नहीं पूछा है, तो हम जानते हैं, अब हम जान गए कि ये लीनियर पेयर का केस है और दोनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर कैसे पहचानेंगे? बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे स्टैंड कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है? लीनियर का केस है, लीनियर पेयर का, और इसमें दोनों ही एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पेयर है मतलब कि दो ही होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने लिखा कि आज जो हमने जाना उसके अनुसार ACD प्लस BCD क्या होगा? 180 होगा। अब ACD का वैल्यू क्या है? 2x माइनस 5 है। BCD क्या है? 3x प्लस 10 है। इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। 2x और 3x हो जाएगा 5x। ये हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप इम्प्लाई दैट का साइन देते चलिएगा। इसका ये मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 5x का वैल्यू क्या होगा? 180 प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा 175। सो x इज इक्वल टू 175/5, ये आ जाएगा 35। x का वैल्यू क्या आएगा? 35 में लिख दे रहा हूँ, 35 आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो हमारा यहाँ पे लीनियर पेयर से रिलेटेड टॉपिक जो है कवर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है कि अभी तो लीनियर पेयर का केस था, जब स्ट्रेट लाइन पे एक ही रे स्टैंड हो तो लीनियर है। लेकिन क्या हो जब स्ट्रेट लाइन पे एक से ज़्यादा रे स्टैंड करे? तो हम लोग उस सिचुएशन को देखेंगे। थ्योरम बना के लिखिए। थ्योरम है पहले मैं थ्योरम लिखूंगा, उसके बाद ना फिगर। इफ three rays stand on a straight line, if three rays stand on a straight line, then the sum of
एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पे आप पहले ही ऐड कर लीजिए प्रूव करना है कि इफ 3 rays स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। 3 रेज के बदला में 2 भी हो सकता है, 4 भी, कितना भी हो सकता है। तो हमने एक स्टैंड किया हुआ बता दिया है, अब एक से ज़्यादा के लिए बता दे रहे हैं। किसी का भी पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं उसी तरीके का यूज करके। तो सबसे पहले हमने लिया एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, उसका नाम कुछ रखते हैं AD। पहला रे लेते हैं PQ, दूसरा लेते हैं PR, तीसरा लेते हैं PT करना भी ज़रूरी है इस लॉकडाउन में। PT करते रहें आप लोग जहाँ भी हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरत है। उन लोगों का वज़न बढ़ रहा है इस PT नहीं करने के कारण। तो PT का भी विशेष ध्यान, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए, ठीक है। ये तो फिगर हो गया कि एक रे स्टैंड कर रहा है AD, और उस एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है AD, उस पर PQ, PR और PT 3 रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखते हैं? थ्योरम प्रूफ करने का पहला स्टेप है गिवन में हम लोग यही लिखते हैं जो क्वेश्चन में है, जो फिगर हमने बनाया है। अगर आपको ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है तो ये फिगर आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के समझ के और बनाना है, खुद से बनाना है। गिवन में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे AD इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या है? रेज PQ, PR एंड PT stand on it, standing on it। गिवन के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? टू प्रूव। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इन टोटल एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल बन गया APT, एंगल बना TPR, फिर से नेक्स्ट एंगल बन गया RPQ प्लस एंगल QPD। क्या वैल्यू क्या होगा? 180 ही होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन पे 180 का ही एंगल आएगा, क्यों चाहे उस पर कितना भी रे स्टैंड क्यों ना करें, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूफ है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा प्रूफ। तो हमने स्टार्ट किया प्रूफ में हम लोग पिछले वाले थ्योरम का यूज करेंगे। पिछले वाला थ्योरम में जो हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट, वही यूज होगा जो हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रे है। तो आप जान गए कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे है, तो एंगल जो दो बनेगा दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और एक ही रे को लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं अभी समझा रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। एक ही रे लेना है तो ये दोनों रहेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हम किसी एक रे को ले सकते हैं, तो हमने इस रे को मिटा दिया, हमने इसको भी मिटा दिया। अब ये फिगर देख के हमको ऐसा फिगर लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो मैं वही अभी लिखूँगा, AD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे PD स्टैंड्स ऑन इट। स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड, तो दोनों का सम 180 होगा। देयरफॉर एंगल APT प्लस एंगल TPD क्या होगा? 180। रीजन होगा बाई लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा? बाई लीनियर पेयर। अब जो था उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। वो तो हमने कुछ समय के लिए कन्फ्यूजन हटाने के लिए यूज किया था। रे था PQ, मतलब यहाँ Q था,
PR और ये PT, ठीक है। अब फिगर को हमने पहले जैसा ही बना दिया। APT प्लस TPD 180 है। APT को हमने APT ही लिखा। मैं थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि जगह का कमी लगता है कि आ जाएगा। APT का तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, APT लाना है, तो APT को सेव करके रखना होगा। प्लस TPD इतना बड़ा एंगल है, उसको हम एंगल में स्प्लिट करेंगे, तो TPD को क्या लिख सकते हैं, TPR RPQ QPD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यही लाना, देखिए प्रूव्ड हो गया। तो हमने ये सीखा इस थ्योरम के माध्यम से क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना भी रे आप ड्रॉ करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे कितना भी रे स्टैंड करे तो जितना भी एंगल होगा, टोटल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा ये है 40 डिग्री, ये है 70 डिग्री, 78 डिग्री कर देता हूँ, और ये है x। आपको x का वैल्यू निकालना है। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्या होगा स्टेटमेंट, 40 प्लस 78 प्लस x इज इक्वल टू 180। स्टेटमेंट तो यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो अब रे बढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए इस पर 2 ही रे था, इस पर कितना रे है, 3 रे है। ये है आपका 80, ये है आपका 70, ये ले लेते हैं 15 डिग्री, इसको कर देता हूँ, और ये आपका y है। तब से पूछा जाता है कि आप बताइए y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, यही आपको बताना है। तो फिर आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि 80 प्लस 70 प्लस 15 प्लस y इज इक्वल टू 180, और आप वैल्यू x का y का फाइंड कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल लेते हैं। इसमें थोड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिगर वही रहेगा। इसमें नेमिंग तो ज़रूरी है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर रे FC, FD और FE स्टैंड किया हुआ है। गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये है एंगल 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 रेशियो, एंगल 2 रेशियो, एंगल 3 रेशियो, एंगल 4। एंगल 1 2 3 4 का रेशियो दिया हुआ है, 1 2 3 4। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 3 2 1, यही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं 1 को 6 कर देता हूँ, 4 3 2 6, यही रेशियो दिया हुआ है एंगल 1 2 3 4 का। आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल 3। किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 3 का वैल्यू निकालना है। तो हमने अभी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। पहले रेशियो में x प्रेजेंट कर लेंगे कोई वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो प्रेजेंट इन द एंगल्स let the ratio present in the angles be x। तो एंगल 1 क्या होगा, 4x, एंगल 2 क्या होगा, 3x, एंगल 3 क्या होगा, 2x,
4 क्या होगा 6x। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 का वैल्यू क्या होगा 180। अभी हमने इसी से रिलेटेड थ्योरम प्रूव किया। अब हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे। 1 का वैल्यू क्या है 4x, 2 का क्या है 3x, 3 का क्या है 2x, 4 का क्या है 6x = क्या हो रहा है 180। देख लीजिए कितना होगा 15x 180, x = 180/15 कितना आ रहा है 12 आ गया x का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, एंगल 3। एंगल 3 निकालना है तो एंगल 3 का वैल्यू क्या है, मेरे पास 2x है, 2x 2 × 12 24 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में सदा समझा रहा हूँ, एकदम साधारण सर्वसाधारण की भाषा में, ताकि सबको समझ में आ सके। वैसे मैथमेटिक्स का लैंग्वेज बहुत मुश्किल होता है, लोग कहते हैं, क्योंकि हिंदी कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज अपना कोई स्पेशल नहीं है, ये दूसरे लैंग्वेज के हेल्प से चलता है। लेकिन फिर भी मैं उस लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में बदलने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल से रिलेटेड। एग्जांपल है, फिगर तो वही है कि स्ट्रेट लाइन है PQ, जो गिर क्यों रहा है, उस पर एक रे है AB, एक है AC। इस कंडीशन में इसमें 3 एंगल्स बन गया। तो ये एंगल है आपका x + 5, ये है 2x - 15, और फिर ये है आपका 7x + 10। यही एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो हमारा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 रे स्टैंड कर रहा है, तो जितना भी एंगल बनेगा सम कितना होगा 180। तो हमने लिखा कि x + 5 + 2x - 15 + 7x + 10 का वैल्यू क्या होगा 180 के इक्वल होगा। अब देखिए प्लस का 5 और प्लस का 10 कितना हो गया, प्लस का 15 और इस माइनस के 15 को घटा दिया, अब बच गया आपका 10x। 10x कितना होता है 180। इसमें पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, 10x है 180, तो x क्या होगा 180/10, ये ना होगा 18, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अब टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर ये हम लोग का ख़त्म हुआ। हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब। जैसे ये एक पहला लाइन AB है और ये एक दूसरा लाइन PQ है, तो दोनों किसी एक को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में 4 एंगल बनेगा। 1 2 3 4 बन रहा है, 4 एंगल्स टोटल बनेंगे। इसमें वर्टिकली क्या होगा, सामने वाला, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये है। फिर इसके सामने का कौन है, ये। तो ये एंगल AOP और BOQ क्या कहलाएगा, एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है, यहाँ पे थ्योरम लिखते हैं।
when two lines intersect, prove that vertically opposite angles are equal। यही प्रूफ करना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इस तरह से एंगल बनेगा, ये इसका वर्टिकली, ये इसका वर्टिकली। तो प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब AOP और BOQ इक्वल होगा, POB और AOQ इक्वल होगा। यही प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने आपको बताया है सबसे पहला स्टेप क्या है, फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर क्वेश्चन में अगर है तो सही, नहीं है तो फिगर आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो ये हो गया फिगर, इसी फिगर पे बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहीं से देखिएगा, ये फिगर यहाँ के बदले यहीं पे बन गया हुआ है, तो फिगर यहीं पे रहेगा। तो क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि AB एंड PQ लाइन्स AB एंड PQ intersect at O। Lines AB and PQ intersect at O, making 4 angles एंगल का नाम भी लिख दीजिए, AOP, POB, BOQ एंड AOQ। इतना एंगल बन रहा है। टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है इतना एंगल में से कि AOP इक्वल टू होगा BOQ के एंड POB इक्वल टू होगा AOQ के। ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है, दोनों। मैं एक प्रूफ कर दूंगा, आप लोग खुद से दूसरा का कोशिश कीजिएगा, या मैं दोनों ही प्रूफ कर दूंगा, आप देख के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें तो कंस्ट्रक्शन हमको नहीं करना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करेगा तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो स्ट्रेट लाइन और रे का उपाय कीजिए। ये देखिए, ये मैंने मिटा दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक क्या है, रे है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे, यहाँ पे तो कुछ नाम होना चाहिए, क्या नाम था, ओ था ना, ओ था यहाँ पे, रे OA स्टैंड्स ऑन इट। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर, दोनों का सम 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOQ प्लस AOP का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे लिखिएगा लीनियर पेयर, बोल दे रहा हूँ, लीनियर पेयर यहाँ पे रीजन है हमारा। ये तो हमने लिख लिया। अब जो ओरिजिनल फ़ोटो था उसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका B था, ठीक है। AOQ और AOP, देखिए आपको लाना क्या है, AOP इज इक्वल टू BOQ, POB इज इक्वल टू AOQ, ठीक है। अब हम एक और इसी तरह का इक्वेशन बनाएंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 होगा। ऐसा ही एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसमें क्या आ जाए, AOQ आ जाए। AOQ से रिलेटेड कौन सा बनेगा, AOQ आना चाहिए। ये और ये तो हो गया, तो इसका रिलेशन इससे होगा,
ये हो रही। तो हमने क्या किया, इस बार इस P को मिटा दिया। अब हमारे पास AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे अगेन AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OQ स्टैंड्स ऑन इट। तो फिर से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, AOQ प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। अब ध्यान दीजिए, इसका भी RHS 180 डिग्री है, इसका भी RHS 180 डिग्री है। इसीलिए दो इक्वेशन का जब RHS एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों का LHS भी एक दूसरे के बराबर होता है। फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों के LHS को हम बराबर करते हैं। तो इसका LHS है AOQ प्लस AOP और इसका LHS है AOQ प्लस BOQ। AOQ से AOQ कट गया, AOP का वैल्यू आया BOQ के बराबर। देखिए अब फिगर जो ओरिजिनल था उसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। हमको लाना था AOQ इज इक्वल टू POB, ये तो नहीं आया, हमको आया AOP इज इक्वल टू BOQ। ये फर्स्ट वाला हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेकंड वाले को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस ही होगा, उसमें भी 2 बार किसी लाइन को स्ट्रेट लाइन लेते हुए एक रे स्टैंड करके उसको हम लोग बना देंगे। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट ये वाला प्रूफ करने का नहीं बनेगा तो उसके बाद मैं बता दूंगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, ये 72 डिग्री दिया हुआ है, ये x है, ये y है, ये z है। आपको फाइंड करना है कि x y z क्या होगा। तो क्या है प्रोसेस, इसका प्रोसेस है 72 का वर्टिकली हो जाएगा y, तो लिखेंगे 72 इज इक्वल टू y। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का शॉर्टकट है VOA, आप लिख सकते हैं। 72 इज इक्वल टू y, मतलब y का वैल्यू तो 72 आ गया। अब हम क्या एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, 72 प्लस z, 72 प्लस z इज इक्वल टू 180। सो z का वैल्यू होगा 180 माइनस 72, ये हो जाएगा कितना 108। आपको पता है z किसके इक्वल है, y के, तो z x के इक्वल है, x इक्वल टू z। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, x का x और z का वैल्यू है 108। तो आपको y 72 आ गया, z 108 आ गया, x भी 108 आ गया। x y z इस तरह से हमने तीनों ही एंगल का वैल्यू फाइंड कर दिया। आप समझ गए होंगे इसको। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो जाइए। पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लिखिए आप लोग पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आप लोगों को शायद पता होगा। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन होता है कि इस तरह का दो लाइन जो कभी भी मीट नहीं करें, इनडेफिनेटली किसी भी डायरेक्शन में दोनों को बढ़ाया जाए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। या इसको यूँ हम कह सकते हैं ना कि दो अगर लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो इस तरह से भी होगा, इस तरह से भी होगा, है ना। जैसे ये दो लाइन है, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है, तो आप कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं ये तो आपको क्लियर बताना होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दो लाइन के बीच का सेम होता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, पैरेलल लाइन से। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे छूट गया ना। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, if the perpendicular distance between two lines is always constant, the lines are called, तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल लाइंस कहलाएगा। The lines are called parallel lines। तो ये रहा एग्जाम्पल, देखिए हमने एक लाइन ये लिया और ये लिया, इसको हमने ए बी नेम कर दिया है, इसका नेम पी क्यू रहेगा, ठीक है, ए बी और पी क्यू। तो हम एग्जाम्पल लिए हैं कि ए बी और पी क्यू पैरेलल है, तो मेरा मन किया कि हम इसको चेक कर लेते हैं पैरेलल। तो हमने स्केल रखा और देखा, तो ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ भी स्केल रखा और चेक किया तो ये भी आया 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी रख के देखा तो ये आया। तो हम कंफर्म हो गए कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। हर एक जगह पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन को छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, जितना है आप उतना में चेक कीजिए कि ये वैल्यू सेम है कि नहीं। वैसे नहीं है तो आप इसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये तो लाइन है। हमने बताया था आपको कि लाइन अपवर्ड और बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो हम पाते हैं कि हर एक जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। सेम है मतलब सब ठीक ठाक। आगे चलते हैं। पैरेलल लाइन तो हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो होता है जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, या दो से ज़्यादा लाइंस को भी। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द लाइन दैट intersect two or more lines at अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो लाइन जो अलग अलग पॉइंट पे, वो लाइन जो दो या उससे ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। देखिए, दो या उससे ज़्यादा लाइन बोल रहा हूँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल लाइन को ही कट करे। ये किसी भी तरह के
दो लाइन को कट कर सकता है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इसको कट किया तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। आप समझ गए। ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन कट रहा है तो पैरेलल है और उसको ये कट, इस कंडीशन में ये ट्रांसवर्सल ही कहलाएगा। ठीक है ना। अगर आपने 3 लाइन लिया और एक लाइन से काट दिया तो ये तीनों अगर पैरेलल है तो तीनों पैरेलल लाइंस कहलाएगा और ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसवर्सल केवल पैरेलल लाइन को ही कट करे, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसवर्सल केवल 2 ही लाइन को कट करे। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 1.5 घंटे तक की, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोग भी बने रहें, हिम्मत ना हारे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक का जो इंटरेस्ट है बरकरार रखे। अगर मैं अभी स्टॉप कर दूँगा तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो असली टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, वो सब इसका बेसिक था, तो इसलिए थोड़ा समय और लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग सिचुएशन को जानते हैं कि क्या होगा जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे। ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, when 2 पैरेलल लाइन्स intersected by a transversal, then तब क्या होता है जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तब क्या होता है। तब होता है सबसे पहला पॉइंट, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तब क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है। अब मैं फिगर बना के बता देता हूँ अच्छे से ताकि आपका क्लियर रहेगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल, तो पहले 2 पैरेलल लाइन ले लेते हैं और एक ट्रांसवर्सल भी ले लेते हैं। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बना। जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट किया तो कितना एंगल्स बना, 8 एंगल्स बना। और इसमें कोरेस्पोंडिंग एंगल कैसे पहचानेंगे, सो देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि ये जिस ट्रांसवर्सल के जिस साइड है उस साइड ही उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के ये पीछे वाला पोर्शन हो गया, ये ट्रांसवर्सल के आगे, तो ट्रांसवर्सल के पीछे है 1 4 5 8। ठीक है। तो अगर एंगल 1 हम लेते हैं तो इसका कोरेस्पोंडिंग ट्रांसवर्सल के पीछे वाला ही कोई एंगल होगा। ठीक है। 1 4 5 8 ट्रांसवर्सल का मैं यहाँ जिस तरह से खड़ा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 1 4 5 8 एंगल ट्रांसवर्सल के पीछे है, तो इसमें से 1 4 5 8 में से कोई भी एंगल लेंगे तो उसका जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा वो भी ट्रांसवर्सल के पीछे वाला ही होगा। तो इसमें मैं लेता हूँ 1 को, तो जो कोरेस्पोंडिंग एंगल जिसका भी लेना है तो उसके बाद वाले को एंगल को छोड़ देना है, मतलब नेक्स्ट। तो 1 को लिए तो 4 को छोड़िए तो क्या होगा 5, मतलब 1 = 5 होगा। 4 का लेना है तो क्या होगा 4 का लेना है तो 5 को छोड़ना होगा तो क्या होगा नेक्स्ट 8, मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के। ये तो इस साइड का हो गया। उस साइड चलते हैं तो 2 किसका होगा, 2 के बाद 3 है, 3 को छोड़ना है, उसके बाद 6 है, मतलब 2 और 6 इक्वल होगा। फिर 3 के बाद 6 है, 6 को छोड़ेंगे तो क्या होगा 7, मतलब एंगल 1 एंगल 5। इस तरह का अगर फिगर बनता है तो यहाँ जो एंगल होगा वही यहाँ होगा, मतलब यहाँ 60 डिग्री अगर है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3। आप कोरेस्पोंडिंग एंगल कैसे पता करना है समझ गए होंगे। अब दूसरा बात क्या होता है, पहला तो है कोरेस्पोंडिंग एंगल सारे इक्वल, दूसरा लिखिए, दूसरा है अल्टरनेट
अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड सिचुएशन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल समझिए क्या होता है। अल्टरनेट एंगल दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल का जो एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, पैरेलल लाइन के बाहर का जो एंगल होगा वो अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में पहचानने का एक तरीका ये है कि एंगल का साइड चेंज हो जाता है। जैसे अगर एंगल 4 लेते हैं तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में है, तो इसका अल्टरनेट राइट साइड में होगा, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट है तो उसका अंदर ही एंगल होगा, और एक्सटीरियर है तो उसका बाहर होगा, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइन के बाहर कौन सा एंगल है, 1 है, 2 है, 8 है, 7 है। बाहर का एंगल 4 है, 1 2 8 7, ठीक है। तो अगर एंगल 1 लेते हैं जो कि बाहर का एंगल है तो इसका अल्टरनेट भी बाहर ही होगा, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड है तो इसका राइट साइड होगा। तो 1 2 8 7, तो ये इसके बगल में है तो ये अल्टरनेट तो होगा नहीं, और ये इसके सेम साइड में है तो ये इसका अल्टरनेट तो होगा नहीं। तो इसका 1 का क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 4 3 5 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर का एंगल है और ये चारों अंदर का एंगल है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल अगर इंटीरियर है तो उसका इंटीरियर ही मिलेगा, एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर। यहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब है पैरेलल लाइंस के अंदर या पैरेलल लाइंस के बाहर। पैरेलल लाइंस के अंदर 4 3 5 6 है, ठीक है। मैं तो एंगल 4 लेता हूँ, अंदर है तो ये पहले ही लिख देता हूँ कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 का क्या होगा, पैरेलल लाइन के अंदर है, 4 का साइड चेंज होगा तो होगा 6। वैसे ही 3 का क्या होगा, 3 का होगा 5। समझ गए होंगे आप। अल्टरनेट एक्सटीरियर ले लेता हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या होगा, 1 का 7 अभी हमने डिस्कस किया है, और 2 का 8, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट में भी एक्सटीरियर इंटीरियर, समझ गए होंगे आप। अब थर्ड वाला, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कितनी बातें होती है, 3 ही बातें होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, अल्टरनेट एंगल बराबर, और ये थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ। इसके हेल्प से हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मिलता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों का यही जवाब आता है कि इसी के हेल्प से वर्टिकली अपोजिट मिलता है, मगर नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आपको बताया है, इससे पहले ही वो आ चुका है, तो इससे रिलेटेड वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 = 4 लिखते हैं, होता है, लेकिन एक्चुअल में वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ से नहीं आया, वो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि 2 लाइन जब इंटरसेक्ट किया वहाँ से आया है, ठीक है। थर्ड वाला क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, अब समझिए क्या होता है। इंटीरियर है मतलब अंदर से मतलब है, और को इंटीरियर है तो यहाँ पे जैसे ये है, देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। हमको इंटीरियर, तो इंटीरियर में मेरे पास कितना एंगल है, 4 3 6 5, 4 ही एंगल है, और सेम ही साइड का होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड का। तो ये है ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड में है 4 और 5, तो 4 + 5 180 होगा। वैसे ही 3 + 6 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही है हमारा को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट। समझ गए होंगे इतना आप। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऐसा ही एक फिगर दिया हुआ है, यही फिगर है, फिगर मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन ये इसी फिगर के लिए फॉर द गिवन फिगर
एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज वीडियो में लंबा बनाने के मूड में हूँ, लेकिन मौसम को ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, आंधी तूफान का नौबत। फिर भी मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम हो सके। उस फिगर के लिए एंगल 265 है, तो रिमेनिंग एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, रिमेनिंग एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए, हम लोग यही यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और सम ऑफ कोइंटीरियर। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसके बारे में सीख रहे हैं तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, तो इस पर हमारा पकड़ बनेगा। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज नहीं करें, उसके हेल्प से सॉल्व नहीं करें, कोरस्पॉन्डिंग से सॉल्व करें या अल्टरनेट से या कोइंटीरियर से। चलिए देखिए, एंगल 2 आपका है 65। इस एंगल 2 का रिलेशन किससे है हमने बताया है, ये एंगल 2 है जो कि एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर है तो इसका अल्टरनेट भी एक्सटीरियर होगा। तो 1 2 एक्सटीरियर है, 8 7 एक्सटीरियर है, 2 राइट में है, तो एक्सटीरियर तो साइड चेंज होता है अल्टरनेट में। 2 का क्या हो जाएगा 8, कहीं लिखा भी होगा हमने 2 इज इक्वल टू 8, देख लीजिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एक्चुअली बैड वेदर हो गया है, इसलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट